मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अरुणा बड़गुतिया। आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जगत कवक। ये जो जगत कवक है ये मोनेरा प्रोटिस्टा के बाद में थर्ड जगत है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जनरली अगर देखा जाए तो जितने भी कवक जगत के अंतर्गत आते हैं ऑर्गेनिजम्स, इनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है जिसको कि हम कवक बोलते हैं। कवक जगत के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें एक अलग डिवीज़न या प्रभाग में रखा जाता है जिसे थैलोफाइटा कहा जाता है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो जो वीटेकर का वर्गीकरण होता है उसमें इसे एक अलग जगत में रखा गया है जिसका नाम दिया गया है जगत कवक। जितने भी कवक जगत के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और क्लोरोफिल रहित होते हैं, असंवहनीय भी होते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? यूकैरियोट का मतलब आपको पता है कि प्रोकैरियोट से जो डेवलप होते हैं जीव उन्हें यूकैरियोटिक के अंतर्गत रखा जाता है, जिनमें केंद्रकों की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बहुकोशिकीय होते हैं। इसके पहले आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें क्या होता था, उनमें एक कोशिकीय होते थे और प्रोकैरियोट होते थे, मतलब कि कोशिकाओं की संख्या भी कितनी होती थी? एक। उनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता था, इसलिए हम उनको क्या कहते थे? एक कोशिकीय जीव। प्रोकैरियोट इसलिए बोलते थे क्योंकि उनमें केंद्र की संख्या एक थी। वैसे ही जो कवक होते हैं वो थोड़े डेवलप जीव होते हैं, या प्रोकैरियोट से ही इनका डेवलपमेंट होता है। तो ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक मतलब कि केंद्रकों की संख्या ज़्यादा होती है। दूसरा बहुकोशिकीय मतलब कि इनका जो शरीर होता है वो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनमें क्लोरोफिल पूर्णतः अनुपस्थित होता है और असंवहनीय होते हैं। असंवहनीय का मतलब ये होता है कि इनके अंदर कोई संवहन तंत्र उपस्थित नहीं होता है। इनका शरीर जो होता है वो सुकाई या थैलस के रूप में होता है। थैलस का मतलब ये होता है, जैसे आपने प्याज देखा होगा, प्याज कैसा चौड़ा सा भाग होता है, तो वो इनकी संरचना भी थैलस जैसी ही होती है, मतलब चौड़ी सी संरचना होती है। ऐसी संरचना जिसमें कि जड़, तना और पत्तियां का विभेदन नहीं होता है। जैसे अगर हम पेड़ की बात करें तो पेड़ में हमको ये चीज़ें दिखती है, पेड़ पौधों में हमको दिखती है कि उसमें जड़, तना और पत्तियां में बटा होता है कोई भी पेड़ या पौधा। पर जो कवक होते हैं उनमें पेड़ पौधे अनुपस्थित, मतलब जड़, तना एवं पत्तियां अनुपस्थित होते हैं। तो इनका शरीर जो होता है वो कैसा दिखता है? थैलस के समान। कवकों में चूंकि क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, मतलब कि ये परपोषी स्वभाव के नहीं होते हैं। ये अपना पोषण कैसे प्राप्त करेंगे? या तो मृत जीवों से प्राप्त करेंगे या किसी और जीवों के साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करेंगे सहजीवी के रूप में, या किसी जीव के शरीर पर या पेड़ पौधों के शरीर पर रहकर ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी के रूप में। और इनमें जो जनन होता है वो कैसे होता है? प्राय बीजाणु द्वारा होता है। सामान्यतः जो कवक होते हैं उनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन उपस्थित होता है। कवक विज्ञान अथवा माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जिसके द्वारा हमें कवकों की पूरी जानकारी मिल जाती है उसे कवक विज्ञान कहते हैं। या कवकों का जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहा जाता है। कवक जो होते हैं वो जनरली सभी में बीमारियां फैलाते हैं। ये लाभदायक भी होते हैं, कुछ इनके द्वारा जो होते हैं एंटीबायोटिक्स भी बनाई जाती है। तो मोस्ट ऑफ तो ये क्या करते हैं? बीमारियां ही फैलाते हैं। ये जंतुओं में, मनुष्य में, पेड़ पौधों में, सभी में बीमारियों को फैलाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को ये खराब भी कर देते हैं। कहते हैं हम घर में जैसे कहीं पर फंगस लग जाती तो जगह कैसी हो जाती? खराब हो जाती। जैसे प्याज में भी लग जाती है, लहसुन में लग जाती है, तो घर में भी हम देखते हैं कि फंगस जो होती है वो चीज़ों को खराब कर देती है, हमारे भोज्य पदार्थों को भी खराब कर देती है, हमारे सामान को खराब करने लगती है। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं हम, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने कुछ तर्क दिए हैं इसके बारे में, उन्होंने अपने अनुसार इसको पहचाना है। एंटोनी डी बेरी एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहते हैं। माइकोलॉजी का मतलब होता है कवक विज्ञान, तो इन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। तो इनके अनुसार जो कवक होते हैं वो क्या है? सजीव एवं गतिशील संरचना है। ये ऐसा मानते हैं कि सभी कवक जो होते हैं वो सजीव होते हैं और कैसे होते हैं? गतिशील, चलनशील होते हैं। बेसे के अनुसार कवक जो होते हैं वो क्लोरोफिल रहित असंवहनीय पौधे हैं।
तो वैसे जो साइंटिस्ट है वो इन्हें पौधों के समान मानते हैं, पर ये पौधे कैसे हैं जिनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। एलेक्सोपोलस एवं मीम्स जो हैं वो इसको कवक यूकैरियोटिक बीजाणुधारी क्लोरोफिल रहित जीव है। वो मानते हैं कि कवक है यूकैरियोटिक, इनमें क्या पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं। जैसे कि पौधों में बीज होते हैं वैसे इनमें क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं, पर इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। तो कवक को हम एक तरह से और परिभाषित कर सकते हैं कि कवक वे जीव है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिनका शरीर जालिकावत तंतुओं से बना होता है, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक होता है तथा कोशिका भित्ति से घिरी होती है, तथा जो अलैंगिक एवं लैंगिक जनन करने में सक्षम होते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि एक तो क्लोरोफिल इनमें अनुपस्थित होता है, दूसरा इनका शरीर जो होता है बहुत सारे तंतुओं से बना होता है। ये जो तंतु होते हैं इनको हाइफी बोलते हैं, और इनमें इनका ये जो तंतु होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं, और कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक होता है, और ये जो कोशिकाएं होती है बाहर से कोशिका भित्ति से ढकी होती है, और इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन दोनों होता है। तो ये एक डेफिनेशन के तौर पर हम बता सकते हैं। अब हम इसके कुछ लक्षण जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम लक्षण नहीं जानेंगे तो इसके वर्ग के बारे में हम नहीं जान सकते हैं। तो इसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। ये अगर लक्षण आपको याद हो गए तो इसके भाग या इसके वर्गीकरण को आप अच्छे से जान पाएंगे। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे, इसके सामान्य लक्षणों को, तब तक आप आगे के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो इसका सामान्य लक्षण क्या होता है, इसका शरीर जो होता है वो सुकाए पतले धागे जैसी संरचनाओं से मिलकर बना होता है। मतलब थैलस मैंने आपको बता दिया, थैलस मतलब मोटा चौड़ा भाग होता है जिसमें क्या होती हैं, धागे की समान संरचनाएं होती है। इन धागे की समान संरचनाओं को कवक सूत्र या हाइफी कहते हैं, और ये कवक सूत्र जाल बना लेते हैं। जो हाइफी होते हैं आपस में घुटे हुए होते हैं, जैसे हमारी चोटी घुटी हुई होती है वैसे ही, तो उसको बोला जाता है माइसीलियम। ये जो कवक तंतु होते हैं जिनसे इनका शरीर बना होता है, इनमें भाग होते हैं, इनके बीच में सेप्टम होते हैं या पार्ट्स होते हैं। मैं बता देती हूँ कैसे होते हैं, फिर भी संरचना में आता है ये चीज़। जैसे मान लीजिए ये कवक तंतु है, ये एक कवक तंतु है। कवक तंतु के बीच में अगर इस तरह से भाग होते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं पटयुक्त। क्या बोला जाता है इनको, पटयुक्त। पर अगर इनमें कभी कभी ऐसा होता है कि ये भाग नहीं होते हैं तो उनको बोला जाता है पटहीन कवक तंतु। इनके कवक तंतु जो होते हैं उनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको कि काइटिन बोलते हैं, या फिर सेल्यूलोज की भी ये बनी होती है। इनमें क्लोरोफिल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। पर ये अपना भोजन कैसे लेते हैं, मृत जीवों पर रहकर परजीवी के रूप में किसी के भी जीव या फिर जंतु या फिर किसी भी वस्तु के ऊपर रहकर ये अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। सहजीवी के रूप में भी होते हैं, मतलब कि जिससे कि दोनों को लाभ हो, दूसरे पेड़ पौधों पर रहकर भी अपना जीवन जी लेते हैं या पोषण को प्राप्त कर लेते हैं। इनमें संचित जो भोज्य पदार्थ होता है वो किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन या तेल के रूप में होता है। तो इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि यह अधिकांश जंतुओं में भी पाया जाता है। तो जंतुओं में भी जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवक जो होते हैं वो जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियों से करते हैं। इनमें जनन दोनों विधियों से होता है, क्योंकि इनमें बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, केवल एक ही प्रकार के कवक नहीं होते हैं। विकसित एवं प्रगत कवकों में लिंग जननांगों का ह्रास हो जाता है। अगर ये मान लीजिए लैंगिक जनन करते हैं तो लैंगिक जनन के बाद इनमें क्या होता है, जो जननांग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। कवकों को वृद्धि एवं विकास के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये प्रकाश में रहेंगे तो ये खत्म भी हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो ये वहाँ पर ज़्यादा होते हैं जहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो प्रकाश अनुपस्थित होता है। जैसे मान लीजिए नमी, अभी बारिश के समय में हम कोई सामान रखते हैं और वहाँ पर अगर धूप नहीं पड़ती है तो क्या होता है, हमारा सामान वो ख़राब हो जाता है, उसमें क्या लग जाती है, फंगस। तो इनको लाइट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती, और वैसे भी नहीं होगी क्योंकि अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं बनाते हैं। इसीलिए इनमें संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है। संवहन तंत्र का मतलब ये होता है जैसे हमारे अंदर रक्त का संचरण जो होता है वो एक तरह से देखा जाए तो धमनी एवं शिराओं के द्वारा होता है। तो ये हमारा संवहन तंत्र होता है जिसमें हृदय भी आता है। वैसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी संवहनीय तंत्र होता है जिसमें जाइलम एवं फ्लोएम आते हैं, पर कवकों में संवहन तंत्र जो होता है वो अनुपस्थित होता है। कवक कोशिका की संरचना यूकैरियोटिक होती है।
मतलब यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है, पर इनके कुछ ऐसे देखा जाए तो ऐसे भी वर्ग हैं जिनमें कि एक केंद्र की भी होते हैं, मतलब एक केंद्रक भी उपस्थित होता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें केंद्रकों की संख्या ज़्यादा भी होती है, तो जिन्हें बहुकेंद्र की भी बोलते हैं। इसलिए इन्हें किस में रखा जाता है, इन्हें रखा जाता है यूकैरियोटिक में। इनको नष्ट करने के लिए कवकनाशी का भी उपयोग किया जाता है। घर में भी हम करते हैं, अगर फंगस लग जाती है तो हम फंगस जो फंगीसाइड्स होते हैं उनका उपयोग करते हैं ताकि फंगस जो है वो ख़राब हो जाए। जूतों को भी ख़राब कर देते हैं, चमड़े को ख़राब कर देते हैं। जहाँ पर भी नमी होगी ये वहाँ पर उत्पन्न होते हैं और उस जगह को ये ख़त्म कर देते हैं। तो इसके लिए हम बोर्डोक्स के मिश्रण का यूज़ करते हैं जिसे कि एक कवकनाशी कहा जाता है। अब इसका हैबिट देख लेते हैं हम, आवास कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। जनरली ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब आप समझते होंगे कि जल, थल, स्थल और हर वस्तुओं पर ये आ सकते हैं। कहीं पर भी ये लग सकते हैं, किताब कॉपी पे भी लग सकते हैं। आपने देखा ही होगा, ये अगर कोई लकड़ी का सामान है तो उसको ख़त्म कर देंगे। अगर कोई हमारे घर में स्टोरेज में सामान ग्रेन्स रखे हों, धान रखा हो या फिर और कोई सामान रखा हो तो उनको भी ये क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। तो ये इसीलिए इनको सर्वव्यापी कहा जाता है। ये जीवित एवं मृत कार्बनिक पदार्थों जैसे लिपिड, प्रोटीन, इन सभी कार्बोहाइड्रेट पर भी पाए जाते हैं। मतलब कि जहाँ जीवन की संभावना होती है ऐसी सभी जगह पर ये पाए जाते हैं। ये हवा में, जल, मृदा, मृत एवं जीवित पौधों या जंतुओं के शरीर पर पाए जाते हैं। घर में भी ये पैदा हो जाते हैं। अगर रोटी रखी रहेगी तो रोटी में उत्पन्न हो जाएंगे। एक दिन से ज़्यादा की अगर हो जाती है तो उसमें भी उत्पन्न हो जाते हैं। अचार में, रोटी में, जैम, जेली, फल, सभी को ये क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। पर ये खराब करते कैसे हैं? अगर मान लीजिए इसका एक भी स्पोर या बीजाणु हवा के माध्यम से या किसी माध्यम से किसी फल, फ्रूट या फिर जेम, जेली, अचार पर लग गया तो फिर ये क्या करते हैं, अपनी पूरी कॉलोनी बसा लेते हैं और उस चीज़ को खराब कर देते हैं। तो ये किसी न किसी माध्यम के थ्रू ही आते हैं। मान लीजिए हमने फ्रीज में रखा तो फ्रीज के कारण क्या होता है, वो चीज़ प्रोटेक्ट हो जाती है तो खराब नहीं होती। पर अगर आप फलों को भी बाहर रख देंगे तो फल क्या होने लगते हैं, थोड़ी देर में सड़ जाते हैं, उनमें स्मेल आने लग जाती है, फंगस लग जाती है, बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो उसके कारण क्या होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। इसके अलावा ये चमड़े, कपड़ा, कागज, लकड़ी आदि में भी पाए जाते हैं। तो ये कागज़ को भी खराब करते, किताबों को भी ये क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अगर किताबों में थोड़ी सी भी नमी आ जाए तो वहाँ पर ये उत्पन्न हो जाते हैं। चमड़े का सामान, जूतों को भी ये खराब कर देंगे, बेल्ट को खराब कर देते हैं, चमड़े के बैग को खराब कर देते हैं। लकड़ी पर भी लग जाते हैं तो लकड़ी को क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। ये पीने के पानी में या जल में भी उपस्थित होते हैं। हमारे भोजन को भी दूषित कर सकते हैं, हमारे जलों को भी दूषित कर जा सकते हैं। तो इनके स्थिति के आधार पर भी हम इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो ऐसे कवक जो जल में पाए जाते हैं उनको जलीय कवक बोलते हैं। जो स्थल पर पाए जाते हैं उनको स्थलीय कवक बोलते हैं। जो गोबर पर पाए जाते हैं, गोबर पर भी लग जाते हैं, उनको शमलरागी कवक कहते हैं। मृदा पर जो पाए जाते हैं उनको मृदा कवक बोलते हैं। वायु में पाए जाने वाले कवकों को वायु कवक बोला जाता है। और लकड़ी पर अगर लगते हैं तो लिग्निनोफिलिक बोला जाता है इनको। जंतुओं के बाह्य कंकाल या केरेटिन पदार्थों पर उगने वाले जो कवक होते हैं उसको केरेटिनोफिलिक बोला जाता है। काइटिन उत्तकों पर अगर ये लग जाते हैं तो काइटिनोफिलिक बोलते हैं। पत्तियों पर अगर ये कवक लग जाते हैं तो इनको फिलोस्फीयर कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो कवक होते हैं वो इन सब चीज़ों को नुकसान ही पहुंचाते हैं, लाभ नहीं पहुंचाते हैं वो किसी भी प्रकार का। सभी चीज़ों को नष्ट करने में, खराब करने में इन्हीं का ही हाथ होता है, इसलिए सर्वव्यापी होते हैं। तो इनसे अगर सेफ रहना है तो कवकनाशियों का उपयोग किया जाता है, सेफ रखा जाता है। दवाइयों का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा कि जो भोज्य पदार्थ, हम आपने देखा होगा जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ इसलिए करा जाता है ताकि उनमें फंगस ना लगे और वो खराब ना हो। तो इसके लिए इसके द्वारा उनको क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको कवक का एक सामान्य परिचय बताया है। इसकी संरचना जो है वो मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।